हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं। मैं दिलीप कुमार यादव, गुडलक मैट्रिक स्टडी सेंटर से मैं आज नेक्स्ट डे फिर आपके सामने आया हूँ। आपके सामने फिर रूबरू होने का एक मौका मिला यूट्यूब चैनल पर। तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, ताकि हमको अच्छा लगेगा, ताकि जो हमने जो गलती की है या बनाने का एक बार से फिर से प्रयास कर रहा हूँ उसमें अच्छे से सुधार कर सकूँ। तो हम जैसा कि कल क्लास जो ख़त्म किए थे वो क्लास था मैथमेटिक्स का और वो था वास्तविक संख्या। दोस्तों, ये मौका तो तब आया जब सबको पता है कि कोरोना वायरस के कारण हमारे सारे एजुकेशन ठप पड़े हुए हैं, कुछ मौका मिलता नहीं है। लेकिन हमारे दोस्त की कृपा कि हमको आपके सामने यूट्यूब पर चैनल पर फिर से आने का मौका मिला और आपके सामने जो है लाइव टेलीकास्ट पढ़ाने का मौका मिला है। तो हम चाहते हैं कि हम अच्छे तरह से आपके जितने भी क्लास हम लेने वाले हैं अच्छे तरह से आपको समझा सके, बता सके। दोस्तों, हम बात करना चाहते हैं कोरोना वायरस के बारे में कि कोरोना वायरस एक खतरनाक बीमारी है। महामारी के कारण जो है ना बहुत सारे देशों में बहुत सारे लोग मरे गए। बहुत हमको आभास हो रहा है इस बात का कि लोग जो है मारे जा रहे हैं और इसमें हमारे देश के भी कुछ लोग जो है ना इसमें मारे गए। तो हम उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि ये महामारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। भगवान बजरंगबली की कृपा से जो है ना, माता रानी की कृपा से ये वायरस जल्द से जल्द जो है ना खत्म हो जाए, ताकि एजुकेशन का जो है ना प्रक्रिया हो वो जल्द से जल्द शुरुआत हो सके। चलिए, तो दोस्तों हम बात करना चाहते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हम कल जो जिस बात पर खत्म किए थे वो था आपका संख्या पद्धति के बारे में, अर्थात वास्तविक संख्या के बारे में। मैंने बताया था कि वास्तविक संख्या क्या होता है, तो उसकी परिभाषा इससे हम स्पष्ट किया भी था और यहाँ पर आपको सिद्ध करके बताया भी था कि किसी भी संख्या को यदि वर्ग कर दे और उसका मान पॉजिटिव अर्थात धनात्मक आ जाता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इस वास्तविक संख्या को सिद्ध करने के लिए, जैसा कि मैं एग्जाम्पल भी कुछ लिया था, जैसे -1 को कल मैं सिद्ध किया कि -1 कैसे वास्तविक संख्या है। दोस्तों, -1 वास्तविक संख्या है, पर कैसे हम कर सकते हैं, कैसे उसको प्रूव कर सकते हैं कि यह एक वास्तविक संख्या है। 0 एक वास्तविक संख्या है, पर कैसे? तो मैंने सिद्ध किया था परिभाषा के आधार पर, उसको वर्ग किया था और हम यहाँ तक देखे भी थे। आपको कुछ होमवर्क मैंने दिया भी था कि आप इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन का जो है ना सोल्व कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो वास्तविक संख्या दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, अर्थात 2 भागों में उसको बांट दिया गया है। पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। तो आज हम बात करना चाहेंगे परिमेय और अपरिमेय, मतलब कि रेशनल नंबर वर्सेस इरेशनल नंबर, अर्थात दोनों की तुलना के बारे में आज करेंगे और दोनों के बारे में जानेंगे। चलते हैं, देखते हैं कि हमने जो पढ़ा था कि वास्तविक संख्या ये आपको बटा हुआ है 2 भागों में। एक था परिमेय संख्या एंड दूसरा था अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में
परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं, जैसा कि हम लिख देते हैं RATIONAL रेशनल नंबर, और इसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसा कि दोस्तों वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, मैंने देखा परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। अब बात करना है परिमेय संख्या के बारे में। तो हम बात करना चाहते हैं परिमेय संख्या अर्थात परिमेय संख्या क्या है। पहला पॉइंट, परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या को किस चीज से डिनोट किया जाता है, परिमेय संख्या के क्या यूजेस है, क्या विशेषता है, क्या हमारे इस जो वास्तविक संख्या के क्षेत्र में परिमेय संख्या की क्या भूमिका है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला चर्चा आता है परिमेय संख्या के बारे में। तो मैंने परिमेय संख्या के बारे में, परिमेय संख्या क्या होता है परिमेय संख्या। दोस्तों पहले हम इस बात को समझ लें परिमेय संख्या क्या होता है। देखिए परिमेय संख्या का खोज किसांट ने किया था और उनके अनुसार, मतलब उनके द्वारा जो बताया गया था, उनके कथन के अनुसार ये बताया गया था कि वैसी संख्या जो p बटा q के अर्थात भिन्न के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब कि परिमेय संख्या अगर लिखा जाता है किसके रूप में दोस्तों, तो p बटा q के रूप में, जहां q बराबर नहीं होता जीरो का। मतलब क्या, मतलब ये होता है कि नीचे जीरो बराबर नहीं आएगा, मतलब नीचे जीरो नहीं आएगा। अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि संख्या हो p बटा q के रूप में हो लेकिन नीचे जीरो ना हो। अब बात सवाल ये उठता है कि नीचे जीरो क्यों ना हो, कारण क्या है। तो दोस्तों हम लोग कुछ जो है ना बेसिक कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, कुछ याद कर लेते हैं। अगर याद नहीं है तो फिर हम आपको याद दिला देते हैं कि जब किसी भी संख्या को, मतलब कि जब किसी भी संख्या में जब हम जीरो से डिवाइड करते हैं अर्थात जीरो से हम भाग करते हैं, उसका मान अपरिभाषित होता है। मतलब ये परिभाषित नहीं हो सकता, और जब ये परिभाषित नहीं होगा तो वह परिमेय संख्या भी नहीं होगा। इसलिए नीचे जीरो नहीं होगा, मतलब नीचे कोई अंक हो अर्थात जीरो न हो। तो क्यूसार्ट के अनुसार उनकी जो परिभाषा था कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा p और q दो पूर्णांक संख्या होते हैं, जहां q जीरो के बराबर नहीं होता है तब उसे परिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों यही बात हम यहाँ पे लिखते हैं कि वैसी संख्या जो p अपॉन q के रूप में लिखा जाए या व्यक्त किया जाए, लिखा जाए तथा p, q दो पूर्णांक संख्या हो जहां q जीरो के बराबर नहीं हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं।
दोस्तों जो परिभाषा मैंने लिखा उस परिभाषा के आधार पर वैसी संख्या, हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाए, मतलब कि वो भिन्न के रूप में लिखा जाए, तथा p और q दो पूर्णांक संख्या है जहां q बराबर 0 ना हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों इस बात से यहां से स्पष्ट होता है कि परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या का रूप होता है। ऐसा मैं नहीं, परिभाषा के आधार पर ये परिभाषा कहता है कि परिमेय संख्या आपका पूर्णांक संख्या का रूप होता है, और वो पूर्णांक संख्या को मैं p और q के रूप में लिखा। मतलब कि पूर्णांक संख्या को p और q के रूप में लिखा गया, वहां कुछ भी हो सकता है। पूर्णांक संख्या जैसे बहुत कुछ हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो पूर्णांक संख्या से ही परिमेय संख्या बना, मतलब कि परिमेय संख्या में पूर्णांक संख्या का योगदान है, इस बात से स्पष्ट होता है। तो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे में दोस्तों मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे 0 मैंने ले लिया, 0 नहीं, पहले -1 -2 -4/5 -3y -4 0 1 2 1/4। ये बहुत है फ्रेंड्स, ये बहुत, इसलिए इसे अनंत तक लिखा जा सकता है। ये परिमेय संख्या, जैसा कि मैंने देखा कि परिमेय संख्या p बटा q के रूप में पूर्णांक संख्या का रूप होता है, जैसा कि ये लिखा गया है एग्जाम्पल। अब दोस्तों एक एग्जाम्पल को मैं समझता हूं कि कैसे p बटे q के रूप में वो लिखा जाता है। जैसा कि मैं आगे चलता हूं, दोस्तों जैसे हम कैसे सिद्ध करें कि -1, हम कैसे सिद्ध करें कि -1 परिमेय संख्या, हम कैसे सिद्ध करें कि -4/5 एक परिमेय संख्या, हम कैसे कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या, कैसे कर सकते हैं, किस आधार पर कर सकते हैं? तो यहां से आप जान सकते हैं कि जैसे कि इसको जानने के लिए, सिद्ध करने के लिए 2 से 3 विधि होती है, जो आगे की क्लास में, हाई लेवल की क्लास में बताई जाती है। तो हम जैसा कि बताना चाहते हैं 2 कि इसका पहला है कि हम कैसे जाने कि -1 एक परिमेय संख्या है। कैसे जाने, ये क्वेश्चन उठता है कि यहां से -1 परिमेय संख्या कैसे है। तो इसको दोस्तों इसको सोल्व कर सकते हैं, जान सकते हैं 2-3 विधि के द्वारा जान सकते हैं। पहला कि जब किसी भी संख्या के नीचे, जैसा कि -1 है, इसके नीचे अगर 1 लिख दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इसके मान पर, गणित के नियम के आधार पर, जब किसी भी संख्या में हम 1 से यदि भाग कर देते हैं या 1 से गुणा कर देते हैं तो उस संख्या के वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता है, अर्थात उसके मान को नहीं बदलता है। इसलिए 1 उसके नीचे डाल देते हैं या तो 1 से गुणा कर देते हैं। तो 1 इसके नीचे डाल दिया, तो 1 जब इसके नीचे डाला तो ये आ गया आपको, ये p का रूप आ गया और ये q का रूप आ गया, और ये तो बटा है, p और q के रूप में आ गया। जहां हम देख रहे हैं ये जो q है, ये q, ये आपका 1 के बराबर, अर्थात ये q 0 के बराबर नहीं है। मतलब कि जब q 0 के बराबर नहीं है, और ये पूर्णांक संख्या भी है, ये दोनों अलग अलग पूर्णांक संख्या भी है, तो
इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये p बटा q के रूप में है, अर्थात ये परिमेय संख्या होगा। अगर इसके रूप में नहीं रहता तो फ्रेंड्स ये परिमेय संख्या नहीं होता। अब बात करते हैं उसी प्रकार से आप किसी को भी आप उसको बता सकते हैं। एक तरीका, पहला तरीका एक ये हो गया कि आप किसी भी संख्या में एक से डिवाइड या एक से मल्टीप्लाई कर दे तो उसके वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसके इस नियम के तहत हम परिमेय संख्या की जांच कर सकते हैं। दूसरी जैसा कि आप जानते हैं, आप मतलब इस बात को जानते हैं कि -1 एक ऋणात्मक संख्या, -1 एक ऋणात्मक संख्या, तो ये ऋणात्मक संख्या है। हम एक बात जानते हैं कि पूर्णांक संख्या, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा पूर्णांक संख्या के बारे में हालांकि नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं। फिर भी पूर्णांक संख्या 3 प्रकार के होते हैं, जैसे धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और एक शून्य पूर्णांक संख्या होता है। तो दोस्तों पूर्णांक संख्या 3 प्रकार के होते हैं। तो उसमें से ये जो पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्ण जोड़ अंक। ये पूरा अंक में हो, मतलब कि डिवाइड के रूप में ना हो, रूट के रूप में ना हो, दशमलव के रूप में ना हो। पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्ण अंक के रूप में हो। तो पूर्ण अंक के रूप में दो ही संख्या आते हैं, दो ही, जैसे एक प्राकृतिक संख्या या आप उसको कह सकते हैं पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या दोस्तों हम जानते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के समूह में जब हम 0 को शामिल कर देते हैं तब उस संख्या के समूह को कहते हैं पूर्ण संख्या। तो वो पूर्ण रूप में होता है। और वो दोनों अर्थात प्राकृतिक संख्या एक और दूसरा आपका पूर्ण संख्या, दोनों अर्थात ऋणात्मक और धनात्मक के रूप में जब भी रहता है वही कहलाता है पूर्णांक संख्या। फिर से एक बार ट्राई करते हैं समझने का कि पूर्णांक संख्या, पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्ण अंक। तो पूर्ण अंक में प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या आता है। दोस्तों प्राकृतिक और पूर्ण संख्या जब धनात्मक और ऋणात्मक रूप में व्यक्त किया जाए अर्थात लिखा जाए, वह बन जाता है पूर्णांक संख्या, अर्थात उसको हम पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं। उस आधार पर हमने तो एक आधार की ये सीख किया और दूसरा आधार, तो दूसरा आधार ये कहता है मैथमेटिक्स नियम के अनुसार कि जब किसी संख्या में हम जितना से मल्टीप्लाई करते हैं उतना से डिवाइड करते हैं, या जितना से डिवाइड करते हैं उतना से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस आधार पर भी हम दूसरी विधि की सहायता से सिद्ध कर सकते हैं। हालांकि इसकी चर्चा दूसरी विधि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा, अभी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा जो फोकस है पूर्णांक संख्या जब मैं बताऊंगा तो उसके बारे में मैं फिर से चर्चा कर दूंगा। तो एक तरीका है, और दूसरी तरीका आपको वही है कि किसी भी संख्या में जितना से मैं गुना करूंगा उतना ही से मैं भाग करूंगा, या जितना से मैं भाग करूंगा उतना ही से मैं गुना करूंगा। इस आधार पर भी मैं सिद्ध कर सकता हूं कि -1 क्या है आपका परिमेय संख्या। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब परिमेय संख्या की गुण के बारे में जानते हैं। दोस्तों परिमेय संख्या के बारे में डिटेल से थोड़ा और जान लेते हैं। इसका कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट कि सबसे पहले भिन्न परिमेय संख्या को भिन्न, चाहे आप p/q कह सकते हैं, चाहे आप पूर्णांक कह सकते हैं, के रूप में व्यक्त किया जाता है।
मतलब पहला पॉइंट परिमेय संख्या के बारे में डिटेल से जानते हैं कि यह भिन्न p बटा q या पूर्णांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये तीनों पॉइंट याद रखना है दोस्तों। इसलिए आज के सिस्टम के अनुसार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे इसी पॉइंट से निकलते हैं, तो हमको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, परिमेय संख्या को Q से सूचित किया जाता है। परिमेय संख्या को Q से सूचित किया जाता है। Q से क्यों सूचित किया जाता है? क्योंकि ये क्यूसान नामक मैथमेटिशियन ने परिमेय संख्या का खोज किया था, जिसके खोज करने के बाद वो अपने ही नाम पर अर्थात क्यू, उसके नाम के पहले कैपिटल लेटर जो क्यू होते हैं अपने नाम के कैपिटल लेटर क्यू से वो डिनोट करती है। मतलब कि परिमेय संख्या को हम क्यू से सूचित करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि क्यूसांट नामक वैज्ञानिक अर्थात मैथमेटिशियन ने इसको खोज किया था और अपने नाम के पहले लेटर से उसको डिनोट कर दिया। क्यों से करते हैं? तीसरा हम जानते हैं, अभी जैसा कि थोड़ा देर पीछे अभी मैंने बताया कि परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या का रूप होता है। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, क्या सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होता है? क्या सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होता है? होता है। क्यों होता है? क्योंकि पूर्णांक संख्या से ही परिमेय संख्या बनता है। तो यहां से अगर यदि आपका रहे कि सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या का रूप होता है, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या का रूप होता है। चौथा, अब दोस्तों ये जानना है कि जब परिमेय संख्या, आखिर जब हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं तो परिमेय संख्या कितनी है? क्या उसको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, वो अनंत है। तो सभी परिमेय संख्या की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। एक बात, एक पॉइंट आपको याद रखना है कि परिमेय संख्या की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। अब बात आती है कि जब दो परिमेय संख्या के बीच ठीक कितनी संख्या होती है? जब परिमेय संख्या अनंत होती है तो उसके बीच की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। वहां से पकड़ लेते हैं। तो यहां से एक आपका पॉइंट आता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या क्या होती है दोस्तों? अनंत। ये कुछ पॉइंट्स आपको फॉलो करना है, इसको याद रखना है ताकि हम परीक्षा में ऑब्जेक्टिव इससे क्या करें, आसानी से पकड़ा सके और आसानी से उसको बता सके। दोस्तों बात करते हैं आगे। दोस्तों बात करते हैं आगे।
दोस्तों बात करते हैं आगे कि परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरलतम भिन्न, दूसरा पूर्णांक संख्या, और तीसरा पहला आता है आपका सरलतम भिन्न, दोस्तों बात करते हैं कि परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो परिमेय संख्या दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरलतम भिन्न, दूसरा पूर्णांक संख्या, तीसरा दशमलव। मतलब यहां से ये स्पष्ट है कि परिमेय संख्या जो है दशमलव का विलोप होता है, दूसरा पूर्णांक संख्या का विलोप होता है जैसा कि मैं चर्चा किया था, और तीसरा सरलतम भिन्न। मैंने बताया था आपको नोट पाला में कि आपको भिन्न वाला भी संख्या परिमेय संख्या का रूप होता है। मतलब कि परिमेय संख्या जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला सरलतम भिन्न, दूसरा पूर्णांक संख्या, और तीसरा दशमलव। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे बारी बारी से कि सरलतम भिन्न क्या होता है, दशमलव भिन्न क्या होता है, और पूर्णांक संख्या क्या होता है। पहला हम बात करते हैं इसमें जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है पूर्णांक संख्या, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या मतलब कि आज जो चर्चा करने वाले हैं वो पूर्णांक संख्या के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों पूर्णांक संख्या को किसने खोज किया, पूर्णांक संख्या को किस चीज से सूचित किया जाता है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या के जैसे में क्या होता है, हम कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे कि ये पूर्णांक संख्या है, किस आधार पर कहेंगे, हम उसको कैसे सिद्ध करेंगे, ये सब बारी बारी से हम आपके इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो पहला चर्चा ये होता है कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या, अब इसको 2 भागों में बांटते तो आपका ये टूटता है पूर्ण और जोड़ अंक। मतलब ये पूर्ण होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर पूर्णांक का अर्थ पूरा पूरा का मतलब क्या होता है, पूरा का मतलब पीछे मैं आपसे एग्जांपल लेता हूँ, 1/2 ये बट गया, जैसे मैं दशमलव का रूप लेता हूँ, ये दशमलव भी एक डिवाइड का रूप आता है, बटा का रूप, ये बटा हुआ √3, जैसे मैं रूट की मान को लेता हूँ तो ये √3, तो रूट ये इसका भी मान दशमलव पॉइंट कुछ आता है। मतलब कि ये सभी जो आप सोच रहे होंगे कि पूर्णांक संख्या है, नहीं, ये आपका गलत है, गलत है, ये सब पूर्णांक संख्या नहीं। मतलब तो सोचेंगे कि कैसा पूर्णांक संख्या, कौन होता है पूर्णांक संख्या, तो परिभाषा पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम बारी बारी से दोस्तों ये पूर्णांक संख्या। जेलिन पूर्णांक संख्या को खोज अगर किसी ने किया था तो वो था जेलिन नामक वैज्ञानिक, अर्थात जेलिन नामक मैथमेटिशियन ने इसको खोज किया था। पूर्णांक उनके अनुसार, अर्थात अकॉर्डिंग टू जेलिन का कहना था कि वैसी संख्या जो पूर्ण रूप में हो पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो, पूर्ण रूप में हो लेकिन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो, उसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। मतलब कि यहां से मैं आपको परिभाषा लिख दूं कि वैसी संख्या जो
धनात्मक का अर्थ होता है पॉजिटिव तथा ऋणात्मक का अर्थ होता है नेगेटिव। दोनों रूप में हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, ये चलते चलेगा अनंत तक। 0, 1, 2, 3 अनंत। मतलब दोस्तों ये क्या है? नेगेटिव है, ऋणात्मक, और ये क्या है? धनात्मक, पॉजिटिव। और 0 ना तो ऋणात्मक होता है ना तो धनात्मक होता है, लेकिन वह धनात्मक के श्रेणी में हमेशा से लिखा जाता है। 0 याद रखिएगा, ये पॉइंट 0 यह ना तो पॉजिटिव होता है और नहीं नेगेटिव होता है। ये गलत है। 0 आपका दोस्तों ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। एक 5 मिनट और क्लास। तो दोस्तों हमको ये जानना है कि वैसी संख्या जो आपको धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूप में व्यक्त करता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। मतलब इससे स्पष्ट होता है कि पूर्णांक संख्या जो है ना हमारा धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है। मतलब पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें एक 0 भी आता है दोस्तों, जो मैंने बताया कि 0 ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है। मतलब 0 को शामिल कर देने पर आपका पूर्णांक संख्या धनात्मक, ऋणात्मक और 0 अर्थात 3 प्रकार के होते हैं। मतलब पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। यहाँ से परिभाषा से स्पष्ट, ये परिभाषा बताती है कि धनात्मक भी हो ऋणात्मक भी हो। मतलब पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के हो जाएंगे? 2 प्रकार के, धनात्मक ऋणात्मक। और धनात्मक ऋणात्मक के साथ आता है 0। तो 0 को जब शामिल करते हैं तो 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि 0 को या तो ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, कभी नहीं। अगर यदि ऐसा देखें तो वो गलत है। तो इसलिए पूर्णांक संख्या को मैंने 3 भागों में बांट दिया। अर्थात पूर्णांक संख्या को जेलिन के अनुसार पूर्णांक संख्या 3 प्रकार के रूप में बट जाते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और एक 0। ठीक है। अब उन्हीं जैसा कि मैंने बता रहा था आपको कि पूर्णांक संख्या आपको 3 प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और तीसरा शून्य पूर्णांक संख्या, जैसा कि आपने देखा। तो अब बात यह आती है कि पूर्णांक संख्या को किस चीज से सूचित किया जाता है। जैसा कि मैंने नोट पॉइंट लिखा कि पूर्णांक संख्या को हम i से भी सूचित करते हैं। i से क्यों? क्योंकि इसका पूरा नाम अंग्रेजी में इंटीजर है, तो इंटीजर का पहला लेटर i है, इसलिए इसको i से सूचित किया जाता है। जबकि दूसरा हम पूर्णांक संख्या को z से भी सूचित करते हैं। z से क्यों? क्योंकि जेलहिन नामक वैज्ञानिक ने पूर्णांक संख्या का खोज किया था। तो जेलहिन के अनुसार उन्होंने बताया कि जब उच्च क्लास, मतलब कि उच्च क्लास की बात जब आएगी, मतलब कि मैट्रिक के बाद, जब मैट्रिक के बाद अर्थात 10 के बाद जितने भी क्लास होंगी उस क्लास में हम जितने पूर्णांक संख्या को z से सूचित करते हैं।
क्यों करते? चूंकि जेलिन के अनुसार पूर्णांक संख्या के बारे में उच्च निर्देश और उच्च जानकारी उन्होंने भी दिया था। उन्होंने ये कहा था कि इनके बारे में, पूर्णांक संख्या के बारे में मेरी उच्च राय, इसलिए उच्च राय के कारण, उच्च विचार के कारण, उच्च जानकारी के कारण हम उसको ऊपर की क्लास में अध्ययन करते हैं, अर्थात जेड से सूचित करते हैं। और नीच क्लास की बात है, निम्न क्लास की बात आती है, मतलब 9th 10th अर्थात अंडर 10 की बात, तो अंडर 10 में हम पूर्णांक संख्या को आई से सूचित करते हैं। मतलब कि पूर्णांक संख्या को आई से भी सूचित करते हैं और जेड से भी सूचित करते हैं। आई से क्यों करते हैं? तो अंडर 10 के लिए, और आप मतलब 10 की बात जब आती है आईएसी और आगे की क्लास में जब जाएंगे तो जेड से भी सूचित करते हैं। जेड से क्यों? तो जेलिन के नाम के आधार पर। अब बात आती है कि दोस्तों मैं बताया था कि पूर्णांक संख्या के बारे में हम तो जान चुके हैं, सब कुछ देख लिए कि पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। हम आपके सामने क्वेश्चन रखा कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन पूर्णांक संख्या है, अर्थात यहाँ से पूर्णांक संख्या फिर से टूटता है समपूर्णांक और विषम पूर्णांक के रूप में। तो समपूर्णांक और विषम पूर्णांक के रूप में हम कैसे जानेंगे कि समपूर्णांक क्या है, हम कैसे समझेंगे कि विषम पूर्णांक क्या है, हम कैसे उसको बताएंगे कि कौन सा समपूर्णांक है, कौन सा विषम पूर्णांक है, कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे अगले क्लास में। लेकिन हम आपको ये बताया है कि जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि 2m आपका कौन सा पूर्णांक है, समपूर्णांक है या विषम पूर्णांक है। हर साल एक ऑब्जेक्टिव इससे पूछे जाते हैं। क्लास 10 में हर साल ऑब्जेक्टिव पूर्णांक संख्या से संबंधित पूछे जाते हैं। समपूर्णांक बताए या विषम पूर्णांक बताए, या समपूर्णांक को पहचाने या विषम पूर्णांक को पहचाने। तो आप कैसे बताएंगे कि ये कौन से पूर्णांक संख्या? सपोर्ट मान लीजिए आपके सामने 4q आ गया, तो 4q कौन से पूर्णांक है? ये समपूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक है। मैं आपको अगले क्लास में एक छोटा सा ट्रिक दूंगा जिससे आप ये किसी भी पूर्णांक, समपूर्णांक को या विषम पूर्णांक को आप उसको बता सकते हैं, समझा सकते हैं और उसके जवाब दे सकते हैं कि कौन से पूर्णांक है। तो फिलहाल इतना के लिए आपका बहुत हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि आज के जो क्लास में मैंने आज जो पढ़ा वास्तविक संख्या के बारे में, कुछ मैंने समझा, देखा, हमसे जो हुई आपको मैं जानकारी दिया। मैं चाहता हूं कि आप इस क्लास को मतलब हमारे इस चैनल को आगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स दें, कुछ सुझाव दें, ताकि मैं आपकी सुझाव को, बातों को पढ़कर अपने फिर से जहां मैंने गलतियां की उसको मैं सुधार सकूं। और ये मेरा दूसरा क्लास है। मैं चाहता हूं कि कोरोना वायरस के कारण जो हम लोग आज जो डेमो क्लास दे रहे हैं अपने दोस्त की मदद से, तो दोस्त का मैं बहुत बड़ी कृपा समझता हूं कि दोस्त के कारण जो मैं यूट्यूब चैनल पर आया पहली बार। मैं दिलीप कुमार। फिर मैं अगले क्लास के लिए मैं आपके साथ रूबरू होऊंगा, आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।